अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पासेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स। इसके ऊपर हम जो आज के टॉपिक के अंदर जो डिस्कस करेंगे, जिन टॉपिक्स के बारे में, जो पासेज ऑफ मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूल के गुजरने इन एंड आउट ऑफ सेल, इन सेल के अंदर और बाहर की तरफ, जिन टाइप ऑफ पासेज के बारे में डिस्कस करेंगे, उनमें हम डिफ्यूजन को डिस्कस करेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को डिस्कस करेंगे और ऑस्मोसिस को डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फिल्ट्रेशन क्या होती है। उसके अलावा ऑस्मोसिस की कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करेंगे और उसके अलावा हम देखेंगे कि कैसे सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल सेल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो पिनोसाइटोसिस और फेकोसाइटोसिस को भी हम डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। आज के लेक्चर में सिर्फ डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को डिस्कस करेंगे। तो क्या होती हैं ये, इसको चेक करने के लिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के अंदर, इंट्रोडक्शन में जैसे आपको दिखा हुआ है कि वी नो दैट सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज बैरियर टू मोस्ट, यानी काफ़ी ये चीज़ों के लिए बैरियर के तौर पर, रिकावट के तौर पर सेल मेम्ब्रेन काम करती है, बट नॉट ऑल, लेकिन सारों के लिए नहीं। मॉलिक्यूल्स के लिए, सारे मॉलिक्यूल्स के लिए बैरियर नहीं करती। दैट इज़ वाई, इसीलिए हम कहते हैं कि मेम्ब्रेन जो सेल की है आर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेमी यानी इजाज़त देती है अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ों को आने की और कुछ चीज़ों को आने की इजाज़त नहीं देती। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन मेंटेन करती है इक्विलिब्रियम इनसाइड द सेल। सेल के अंदर की तरफ जो इक्विलिब्रियम है, मेंटेनेंस है वाटर, सॉल्ट और न्यूट्रिएंट्स की, वो बहाल रखती है, एज वेल एज आउटसाइड, और बाहर की तरफ भी, बाय एक्सचेंजिंग मैटर विद सेल्स एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। यानी सेल और सेल को या सेल से बाहर की तरफ जो एनवायरनमेंट है उसको अंदर भी ये एक्सचेंज करती है मैटर को अपने अंदर से बाहर की तरफ, ताकि बाहर वाला एनवायरनमेंट भी सेल के लिहाज से क्या रहे, स्टेबल रहे, या इक्विलिब्रियम पे रहे। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है उसके जो फिनोमेना हैं, ये पासेज के, उन पासेज के फिनोमेना में डिफ्यूजन शामिल है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन शामिल है, ऑस्मोसिस शामिल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिल्ट्रेशन शामिल है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, ये सारे फिनोमेना जो हैं हमने आज के और कल के लेक्चर में पढ़ने हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस आज का हमारा लेक्चर होगा। इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे ये आज हम डील करेंगे। तो नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके अंदर देख, इस स्लाइड के अंदर हम डिफ्यूजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिफ्यूजन क्या होती है, डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन लिखी है कि डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। यानी डिफ्यूजन क्या है कि मॉलिक्यूल्स का एक ज़्यादा कंसंट्रेशन, यानी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ से कम मॉलिक्यूल्स वाले एरिया की तरफ जो मूव करना है लॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं कि जो कंसंट्रेशन है, यानी कितनी मिकदार किसी सॉल्यूशन में मौजूद है किसी चीज़ की, उसको कहते हैं उसकी कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन के फ़र्क को कहते हैं कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट। एक जगह कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एक जगह कंसंट्रेशन कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ मूव करना ये कहलाता है डिफ्यूजन। ठीक है, जैसा कि एक सिंपलर एग्जांपल दे देते हैं कि आप कमरे के अंदर स्प्रे करो एक कोने के अंदर, तो वो स्प्रे की जो क्या है मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा कंसंट्रेशन यानी कॉर्नर से निकल कर पूरे कमरे में फैलना शुरू हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो वो जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है उस परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स की, वो कहलाती है डिफ्यूजन। और एक टाइम आता है कि जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल जा रहे होते हैं, तो जब मुकम्मल तौर पर पूरे के पूरे कमरे में फैल जाते हैं तो वो पूरे के पूरे कमरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं हर जगह पर। ठीक है, तो डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन में भी यही होता है कि शुरू में मॉलिक्यूल एक जगह ज़्यादा होते हैं, एक जगह कम होते हैं, तो वो ज़्यादा से कम की तरफ डिफ्यूज़ होते हैं। यानी
ये ज़्यादा वाले एरिया से कम वाले एरिया कंसंट्रेशन के एरिया की तरफ जाते हैं, और एक टाइम आता है कि दोनों एरियाज में उनके मिकदार जो होती है के मॉलिक्यूल्स की वो बराबर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल्स इसकी हैं, तो एग्जांपल्स में लिखा है कि डिफ्यूजन इज़ वन प्रिंसिपल मेथड ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस विद इन सेल्स। सेल के अंदर सब्सटेंसेस की मूवमेंट का सबसे कह लें बेहतरीन या सबसे प्रिंसिपल मेथड जो है या सबसे इम्पोर्टेंट मेथड जो है वो यही है डिफ्यूजन, एज वेल एज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज वगैरह की ट्रांसपोर्ट जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर डिफ्यूजन के ज़रिए होती है। डिफ्यूजन जो है उसके बारे में लिखा है कि गैस एक्सचेंज इन गिल्स, यानी जो मछलियों के गलफड़े या कह लें गिल्स होते हैं जहाँ से वो सांस लेती हैं, या लंग्स जो है हमारे अंदर, इनके अंदर भी यही प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए डिफ्यूजन के ज़रिए बाहर से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो फेफड़ों के अंदर की तरफ आती है, और फेफड़ों में जो ज़्यादा मकदार में ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर की तरफ एक्सहेल हो जाती है, यानी बाहर निकल जाती है। तो मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन ल्यूमन, इन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो स्पेस होती है उसको हम कहते हैं ल्यूमन। तो वहाँ से जो ग्लूकोज की मॉलिक्यूल है वो ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ पे आ जाते हैं, ब्लड में। किस तरीके से, डिफ्यूजन के ज़रिए। और ब्लड में ब्लड के अंदर आने के जो स्ट्रक्चर होती हैं आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिनके बारे में हम 8 चैप्टर में पढ़ेंगे, उनको कहते हैं विलाई। विलाई जो है उनके ज़रिए ब्लड कैपिलरीज के अंदर ये ग्लूकोज आ जाती है डिफ्यूजन के ज़रिए। ठीक है, नेक्स्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट के भी इसको कहते हैं, डिफ्यूजन को कैसे कहते हैं, लिखा हुआ है कि बिकॉज अ सेल डज नॉट एक्सपेंड एनर्जी, यानी सेल कोई भी एनर्जी खर्च नहीं करता। व्हेन मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज अक्रॉस इट्स मेम्ब्रेन, जब मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन से आगे अंदर या बाहर डिफ्यूज होते हैं तो कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती, इसलिए हम यही कह सकते हैं कि डिफ्यूजन इज़ अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी ऐसे ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी खर्च नहीं होती। नेक्स्ट देखते हैं, एनिमेशन है डिफ्यूजन की, तो एनिमेशन देख लेते हैं। यहाँ एनिमेशन जो है इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस एनिमेशन के अंदर कि ये मॉलिक्यूल्स ब्लू और ऑरेंज कलर के हैं जो अलग-अलग थे। जैसे डिफ्यूजन स्टार्ट हुई तो ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से ट्रांसफ़र होकर इस साइड पे आना शुरू हुए, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। ये वाले जो है वो इस साइड पे आना शुरू हुए, जिससे ये दिखाई दे रहा है कि एक टाइम आएगा कि दोनों के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर जितने मॉलिक्यूल्स हैं ऑरेंज और ब्लू के, उतने ही मॉलिक्यूल यहाँ पर ऑरेंज और ब्लू के हो जाएंगे जब डिफ्यूजन मुकम्मल हो जाएगी, यानी डिफ्यूजन हो जाएगी। तो इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आ जाता है, यानी दोनों की मिकदार पूरे पूरे इन्वायरमेंट में या सिस्टम में बराबर हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन क्या होती है, तो लिखा हुआ है कि डेफिनेशन है कि व्हेन अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मूव्स अ सब्सटेंस फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, जब एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन सब्सटेंस को हाई से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कह लें मूव करवाए, यानी डिफ्यूजन एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के ज़रिए हो, तो इसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि मैनी मॉलिक्यूल्स डू नॉट डिफ्यूज फ्रीली अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ देयर साइज और चार्ज। चार्ज या साइज़ की वजह से कई मॉलिक्यूल सेल की मेम्ब्रेन से आर पार नहीं जा सकते आसानी से, तो फिर उनको आर पार ले जाने के लिए सच मॉलिक्यूल्स आर टेकन into such molecules are taken into or out of the cells with the help of transport protein present in cell membrane। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है जिनके ज़रिए ये मॉलिक्यूल्स आ जा सकते हैं। द रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज हायर देन सिंपल डिफ्यूजन। जो फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन है ये ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूजन होती है एज़ कम्पेयर टू सिंपल डिफ्यूजन, क्योंकि इसमें कैरियर यानी वो जो मॉलिक्यूल्स हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के, वो बड़ी स्पीड के साथ उन मॉलिक्यूल्स को लेकर जाते हैं। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज आल्सो अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट बिकॉज देयर इज़ नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसमें कोई एक्सपेंडिचर नहीं होती एनर्जी की। अब जैसे कि ये आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये जो
आपके सामने ये ये जितने भी बाहर की तरफ कंपोनेंट्स हैं, जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, ये चीज़ें इस प्रोटीन के ज़रिए क्या होंगी, इस सेल के अंदर जाएंगी, यहाँ से ये इसी प्रोटीन के ज़रिए सेल से बाहर आएंगी। और इसी चीज़ को यहाँ नीचे दिखाया हुआ है। ये आपके पास ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन से अगर इन और आउट होगी कोई चीज़ तो इसको हम कहेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जबकि अगर सेल मेम्ब्रेन से पास होके जाएगी डायरेक्ट बगैर प्रोटीन के तो फिर इसे कहेंगे डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन का रेट देखें, डिफ्यूजन जो है वो स्लो होती है, जबकि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है बड़ी स्पीड से होती है। ठीक है, तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का टॉपिक था। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो इसको शॉर्ट के तौर पर आपने करना। नेक्स्ट, ऑस्मोसिस, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के अंदर। तो पासेज ऑफ मटेरियल में ऑस्मोसिस का टॉपिक क्या है? ऑस्मोसिस भी बिल्कुल हूबहू कॉपी है डिफ्यूजन की ही, मगर यहाँ पर फ़र्क ये होता है कि हम एक मेम्ब्रेन के ज़रिए एक दरमियान में मेम्ब्रेन आ जाती है जिसके पार आर पार जो है वो मॉलिक्यूल्स जाते हैं, तो उससे ऑस्मोसिस होती है। तो लिखा हुआ है डेफिनेशन के अंदर कि ऑस्मोसिस इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जो अक्रॉस यानी आर पार जो है वो वाटर के मूवमेंट जो है इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। और वाटर की मूवमेंट हमेशा कहाँ होती है? जहाँ वाटर ज़्यादा होता है वहाँ से कम जहाँ पर वाटर होता है उस जगह पर। तो वाटर ज़्यादा जहाँ पर होगा वहाँ पर सल्यूट कम होगा, और जहाँ पर वाटर कम होगा वहाँ सल्यूट ज़्यादा होगा। तो अगर हम इस लिहाज से देखें कि सल्यूट कम या ज़्यादा कैसे होता है, तो सोल्यूशन ऑफ लेसर सोल्यूट से सोल्यूशन ऑफ हायर सोल्यूट की तरफ। लेसर सोल्यूट वाली कंसंट्रेशन में सोल्यूट जहाँ कम होगा वहाँ पानी ज़्यादा होगा, और हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन में जहाँ सोल्यूट हाई होगा पानी कम होगा। तो ज़्यादा पानी से कम पानी की तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजर कर पानी की मूवमेंट को कहते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या है कि हायर जहाँ पर लेस सोल्यूट कंसंट्रेशन है यानी पानी ज़्यादा है वहाँ से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन जहाँ पानी कम है वहाँ की तरफ पानी का मूव करना मेम्ब्रेन के ज़रिए ये कहलाता है ऑस्मोसिस। नेक्स्ट देखते हैं इसकी इस जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो टोनिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। टोनिसिटी क्या है? तो लिखा हुआ है The rules of osmosis can be best understood through the concept of tonicity of solution. सॉल्यूशन की टोनिसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं रूल्स ऑफ ऑस्मोसिस। और टोनिसिटी क्या है? टर्म टोनिसिटी रेफर्स टू relative concentration of solute in the solution being compared। यानी ऑस्मोसिस को टोनिसिटी के लिहाज से देखें तो टोनिसिटी क्या है? ये कंसंट्रेशन के दरमियान कंपैरिजन है एक, कि आपके पास एक बाहर की तरफ सोल्यूशन है, एक सेल के अंदर की तरफ मीडियम का सोल्यूशन का कंसंट्रेशन है। अब सेल के अंदर की कंसंट्रेशन और बाहर की कंसंट्रेशन के दरमियान जो कंपैरिजन है वो हमें बताएगा कि ऑस्मोसिस किस डायरेक्शन में होगी। अगर अंदर पानी ज़्यादा है बाहर पानी कम है तो अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, अगर बाहर पानी ज़्यादा है अंदर पानी कम है तो बाहर से अंदर आएगा। अगर दोनों तरफ पानी की मिकदार तकरीबन इक्वल है तो पानी जो है जितना बाहर जाएगा उतना अंदर आएगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं टोनिसिटी के लिहाज से, जो कंसंट्रेशन के कंपैरिजन के लिहाज से हम करते हैं। तो इसकी टाइप्स जो हैं वो टाइप ऑफ सोल्यूशन यहाँ पर बताई हैं। सबसे पहले हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन है रिलेटिवली मोर सोल्यूट जिसमें होता है, जिसमें सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा हो, उसको हम हाइपरटोनिक कहते हैं। उसके बाद हाइपोटोनिक सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मिकदार कम हो, और सबसे लास्ट में आइसोटोनिक सोल्यूशन जिसमें इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट की। तो आइसोटोनिक सोल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल, हाइपोटोनिक लेस सोल्यूट, हाइपरटोनिक हायर सोल्यूट। ठीक है, यहाँ पर आपको ये दिखाई गई है डायग्राम जिसके अंदर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसकी एक साइड पे पानी के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं और एक साइड पे पानी के मॉलिक्यूल्स कम है, और ये एरो दिखा रहे हैं कि पानी के मॉलिक्यूल्स हायर से लोअर की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। और यहाँ देखें जैसे वो ट्रैवल करते हैं तो ये पानी का लेवल जो है जो यहाँ पर ज़्यादा था पहले वो अब यहाँ पर क्या हो गया? कम, क्योंकि यहाँ से ट्रांसफ़र करके वो पानी के मॉलिक्यूल्स दूसरी साइड पे चले गए।
तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल का एक बैरियर के ज़रिए हायर वाटर मॉलिक्यूल से लोअर वाटर मॉलिक्यूल वाली साइड की तरफ जाना, ये कहलाता है ऑस्मोसिस। या दूसरी तरफ या हम सोल्यूट के लिहाज से देखें तो लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का ट्रांसपोर्ट होना, ये कहलाता है ऑस्मोसिस। ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो इसको हाइपरटोनिक कहेंगे, ये कंसंट्रेटेड है तो इसको हाइपरटोनिक कहेंगे। तो डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ वाटर मूव करेगा तो इससे आपको वाटर की ऑस्मोसिस इस मेम्ब्रेन के ज़रिए नज़र आ रही है। ठीक है, अब आगे ऑस्मोसिस की हम एनिमेशन देख लेते हैं, जिसको मैंने जो है अगली स्लाइड के अंदर रखा है, तो उसको देखते हैं। एनिमेशन ऑफ ऑस्मोसिस के अंदर जो एनिमेशन है वो यहाँ पर ये दिखाई गई है। इस एनिमेशन को मैं ज़रा आपके सामने प्ले करता हूँ। ठीक है, तो Imagine that you're stranded on a raft in the middle of the ocean. You don't have any emergency food or water, but you also know that humans can only survive about 3 days without fluids. Should you drink seawater or not? Stick with us. We're going to find out and also review hypertonic, hypotonic, and isotonic solutions along the way. हाँ जी, अब यहाँ पर इस स्टार्टिंग में उन्होंने कहा है कि एक एग्जांपल आपको दी है कि अगर आप समंदर के पानी के अंदर मतलब कि खो गए हैं, समंदर में खो गए हैं और आपको गुजारा करना है तो 3 दिन के लिए 3 दिन तक आप पानी के कह लें रह सकते हैं बगैर खाए पिए। तो क्या आप पानी पिएंगे समंदर का या नहीं पिएंगे? इसको समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उनका क्या इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। Cells have a very finite range of conditions in which they can survive. If it's too hot, too cold, too watery, too salty, too acidic, or too basic, they can't function properly. We're going to explore what happens when you place a cell in a solution that is much more salty, hypertonic, much more watery, hypotonic, or has an equal salt concentration, isotonic. Remember that cell membranes are selectively permeable. They allow certain particles to pass through, but not others. Usually, larger molecules can't fit through the membrane without special channels. The cell membrane is fitted with special protein channels called aquaporins, which allow water molecules to pass through without expending energy. However, the ease with which the water molecules can cross is going to depend on something called the concentration. Concentration is a measure of how much solute there is per volume of solvent. In other words, whether the liquid is more salty or more watery. We'd usually expect that the molecules would follow a process called diffusion. They would flow from areas of higher to lower concentration. Eventually, they will reach equilibrium, where there will be an equal concentration on both sides of the membrane. However, in the case of a liquid like salt water, the salt molecules are much too big to fit through the membrane, so the only particle that can move is water. Let's look a little more closely. Water molecules are highly attracted to salt molecules. They cluster around salt and really don't want to move. The positive parts of the water molecules stick to the negative parts of the sodium chloride, and vice versa. The interactions between oxygen and sodium and between hydrogen and chlorine are called ion-dipole interactions, which you might remember from chemistry. Water molecules that are not stuck to a molecule of salt are far more likely to relocate. Today we're going to immerse a cell in 3 kinds of liquids: a very solute-rich liquid, a very watery liquid, and a liquid that's in between. Then we'll see what happens to the water molecules. In this first scenario, the liquid surrounding the cell has many molecules of solute in it. This liquid is hypertonic compared to the cell. It has a much higher concentration of solute particles and a much lower concentration of water. Unfortunately, the solute molecules can't pass through the membrane to reach equilibrium, but water molecules can. The molecules of water on the outside of the cell are going to be obstructed from passing through by the many molecules of solvent. However, the molecules on the inside have much less solvent getting in the way. Water will begin rushing out of the cell. Some water will come in, but the net movement, the overall movement, of the water molecules will be outwards, and the cell will shrink. We call this cell contraction plasmolysis. This is also how pickles are made. Now let's immerse a cell in a much less concentrated solution, a hypotonic solution. Compared to the cell, it's much less salty.
Some water molecules will exit the cell, but even more will rush in because they aren't obstructed by solute particles. The cell grows in size and it may even undergo cytolysis and burst. Placing a cell in an isotonic solution, where the concentrations inside and outside are equal, is much more pleasant. Equal amounts of water molecules continue to pass in and out of the cell. The system is in dynamic equilibrium. Particles are continuing to move, but the net movement is zero. The cell neither grows nor shrinks and is much more likely to survive. Now let's return to our seawater question. Seawater is incredibly salty, much more salty than our body's cells. Since it's such a hypertonic solution, if you immersed your cells in it, they would shrivel up and die. The real danger, however, lies in how your kidneys would react to the seawater. Your kidneys would attempt to remove the toxic levels of salt by using water pulled from your cells. Your body would actually use more water in removing the salt than was originally contained in the seawater itself. In summary, drinking seawater is a lousy idea even in extreme circumstances. You're better off drinking your own pee. So there we have it, hypertonic, hypotonic, and isotonic solutions, as well as a couple of practical examples. If you found this video useful, I hope you'll consider subscribing to my channel and checking out some of my other videos. जी, इस एनिमेशन के अंदर आपने देखा कि कैसे हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस जो हैं वो काम करते हैं, ठीक है। और इसी के साथ ही आपका जो लेक्चर है वो एंड होता है। आपने क्या करना है कि सारे लेक्चर को शॉर्ट के तौर पर तैयार करना है, ठीक है। और जो चीज़ें ना समझ जो डेफिनेशंस हैं उनको समझना है, उनको प्लांट सेल और एनिमल सेल के लिहाज से हम कल डिस्कस करेंगे। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या ऑस्मोसिस का डिफरेंस होता है, उसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफिल्ट्रेशन और एंडो और एक्टोसाइटोसिस जो है उसको हम डील करेंगे। और इसी के साथ आपकी ट्रांसपोर्ट का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा कल तक। फिर उसके बाद हम जो है टिश्यूज़ के ऊपर जाएंगे, जो टिश्यूज़ का आपका इम्पोर्टेंट तरीन टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। ओके, इसी के साथ ही आपका आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।